हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये है, आपके पास अगर पैरेलल लाइन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, ऐसे फील्ड को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं या किसी भी पॉइंट की बात करूं इस रीजन में, हर जगह पे फील्ड का वैल्यू सेम होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लाइंस जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में ज्यादा फील्ड होने वाला है क्योंकि लाइंस यहां पे क्लोजली स्पेस्ड है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वैल्यू यहां पर कम होने वाला है क्योंकि लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो यहां पर ज्यादा ली गई है। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे फील्ड ज्यादा, यहां पे फील्ड कम, ये यूनिफॉर्म फील्ड मत रहा, तो दैट मींस आपके पास ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज लूं, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है Q टाइम्स E बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे आप देख सकते हो वो तो आगे की तरफ है, बट नेगेटिव चार्ज को जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज पर अगर मैं प्लस Q पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, QE के बराबर होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, बट आप देख रहे हो कि नेगेटिव पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पे फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फोर्स लग रहा है। लास्ट पॉइंट, अगर मैं यहां पे आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बताऊं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलता है और उसका डायरेक्शन या तो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन होता है। अब यहां पर जब मैं A क्रॉस B वेक्टर ले रहा हूं, इन दो वेक्टर्स में से आपका जो पहला वेक्टर होता है इट इज योर मूविंग वेक्टर, और B वेक्टर जो आपका होता है इट इज योर फिक्स्ड वेक्टर। तो जब आपको A क्रॉस B लेना होता है तो A की तरफ आप अपने फिंगर्स पॉइंट करो और फिर आप B की तरफ जाओ। दैट मींस A वेक्टर मूव कर रहा है कहां की तरफ, B की तरफ। B ने मूव नहीं करा, B आपका यहां पर फिक्स्ड है। तो A क्रॉस B के लिए आप A से शुरू करो, B की तरफ जाओ, थंब यहां पर आपके प्लेन के बाहर आ रहा है, तो यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, इट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो हमेशा याद रखो कि आपका पहला वेक्टर जो होता है मूविंग वेक्टर होता है और जो आपका दूसरा वेक्टर होता है वो आपका फिक्स्ड वेक्टर होता है। अगर मैं यहां पे B क्रॉस A लिखता, अगर यहां पर मैं B क्रॉस A मेंशन करता, अगर मैं यहां पर B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर मेंशन करता, तो दैट मींस आपका पहला वेक्टर मूविंग वेक्टर, B को आप मूव करना है, A को फिक्स रहना है। दैट मींस आपको B क्रॉस A, B को अब आप मूव करोगे A की तरफ, A फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, B क्रॉस A आपका यहां पर इनटू द प्लेन जाएगा। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, A क्रॉस B का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायपोल अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, हमने डायपोल की वजह से अभी तक देखा कि डायपोल कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने वाले हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड में उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। पहला डिस्कशन हमारा रहने वाला है डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप देखते जाओ। यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, पैरेलल लाइन से। तो पहले मैं यहां पे कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं और ये जो पैरेलल लाइंस है ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये आपका यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड है। डायग्राम को अच्छे से समझोगे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब यहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव शीट होगा, यहां से कहीं ना कहीं नेगेटिव शीट होगा। पॉजिटिव शीट से लाइंस ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव शीट की तरफ या इंफिनिटी की तरफ वो टर्मिनेट हो जाएंगी। सो अगेन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लाइंस यहां पे है स्पेस में तो इनका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, और सिमिलरली अगर ये लाइंस है
नए स्पेस में इनका कहीं ना कहीं पे पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होगा। बट सिंस आपके पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है, आपके पास जो इन्फानाइट शीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाके वो भी पढ़ने वाले हैं, पूरा डिस्कशन में हम देखने वाले हैं और इवन उसका इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं। वहां पर पूरा क्लियर आपको हो जाएगा कि एक इन्फानाइट शीट जो है वो आपको यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड करता है। और यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड करने का मतलब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रीजन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, आपको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो सेम होगा, लेट दैट बी ई। तो मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इसका स्ट्रेंथ आपके पास ई है यहां पे, तो मैंने यहां पर ले लिया। अब यहां पर इसी रीजन में मैं एक डायपोल को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अब डायपोल का जो अपना फील्ड है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ देखेंगे कि डायपोल बिहेव कैसे करेगा इस एक्सटर्नल फील्ड में। तो चलो मैं डायपोल एक लेता हूं, मैं डायपोल एक यहां पे लेता हूं। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, डायपोल मोमेंट वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ करोगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होने वाला, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे कुछ होने वाला है। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पर डायपोल में जो चार्ज इसका होगा उतना ही चार्ज इसका भी होगा, बट पोलैरिटी अपोजिट होगी। कहने का मतलब यहां पर इसका चार्ज आप Q अगर लोगे प्लस Q, तो इसका यहां पर चार्ज क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस Q लेना पड़ेगा। अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा देख लो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट मींस इस पर जो आप फोर्स दिखाओगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप दिखाओगे। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप देख लो मैं फोर्स कैसे दिखा रहा हूं, स्टाइल क्या है दिखाने का। दैट मींस ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सकते हो ना। तो देख लो मैं साथ साथ यहां पर लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पर लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये देख लो मैंने लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ किया, मैं लिखता हूं इसको, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन यहां पर ड्रॉ किया, अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्दर अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, चार्ज का वैल्यू Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा इट विल बी Q टाइम्स E। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इट इज Q टाइम्स E। तो ये आपका फोर्स लग रहा है, तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज पे भी तो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो दैट मींस नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन होने वाला है। और जो फोर्स यहां पे लगेगा अगेन इट विल बी QE मैग्नीट्यूड वाइज। फोर्स आपका QE ही होने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो मैंने अपोजिट यहां पर दिखा दी। अब अगेन आप यहां पर क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप लाइन ऑफ एक्शन अगेन यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ये देख लो, तो लाइन ऑफ एक्शन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। तो लाइन ऑफ एक्शन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब कंटिन्यू मैं यहां पे करता हूं। ये जो डाइपोल है इस पे QE फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, इस पे QE फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स डाइपोल पे कितना लग रहा है, जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पे कितना लग रहा है, जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर डाइपोल आपका रेस्ट में होगा वो रेस्ट में ही रहेगा, बट अगर आपका डाइपोल जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होगा ना, तो फिर वो ट्रांसलेट ही करता जाएगा, वो रेस्ट में नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं रिपीट करता हूं, इस डाइपोल पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, आपका ये QE और ये QE जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। दैट मींस नेट ट्रांसलेशन डाइपोल का अगर नहीं होगा कुछ भी, तो आप देखोगे डाइपोल रेस्ट पर ही रहेगा। बट अगर डाइपोल पहले से ट्रांसलेट कर रहा होता, आप यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अब, तो आप देखोगे कि डाइपोल जो है वो वैसे ही ट्रांसलेट करता हुआ आगे जाता फिर। बट यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स जो डाइपोल पे लग रहा है इट इज जीरो। दैट मींस अगर डाइपोल रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर डाइपोल ट्रांसलेट कर रहा है तो ट्रांसलेट ही करेगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका डाइपोल एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि डाइपोल पे नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो डाइपोल एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं।
इवन दो फोर्सेस आपके पास है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो जब भी दो फोर्सेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वो एग्जैक्टली लगते हैं, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट होता है ना, तो वो एक टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट मींस ये जो आपका यहां पे डायपोल होगा, ये तो ट्रांसलेट नहीं करेगा, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, बट ये दो फोर्सेस क्या करेंगे, ये इस डायपोल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। दैट मींस आपका डायपोल इस यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट हो सकता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपका डायपोल रोटेट हो सकता है, रोटेशन में आप किस फैक्टर को लेते हो, टॉर्क को लेते हो, तो आप यहां पे टॉर्क को डिफाइन करने वाले हो। अब देख लो यहां पर अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क आप लिखते हो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड of one of the force multiplied by perpendicular separation between line of action. तो perpendicular separation between line of actions, सॉरी लाइंस ऑफ एक्शन। अब जरा देख लो यहां पर आपके जो डायपोल है इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, QE फोर्स लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है, तो किसी एक फोर्स को ले लो, किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को ले लो, तो वो आपके पास यहां पर QE आने वाला है मल्टीप्लाइड बाय। अब आपको यहां पर इन दो लाइंस के बीच का जो ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये भी लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये लाइंस ऑफ एक्शन बन जाएंगे। इन दो के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? आप यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, आप यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, आपको पता है कि ये डायपोल लेंथ आपके पास है, इसका वैल्यू 2l होता है, और आपको ये भी पता है कि यहां पर आपका थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2l आपको पता है, आप एज्यूम कर लो ये थीटा एंगल है, हर जगह पे थीटा एंगल ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो हर जगह पे आपका एंगल थीटा ही रहने वाला है। अब मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए मैं ये थीटा ले रहा हूं। इस थीटा को अवॉइड करूंगा, इस थीटा को अवॉइड करूंगा, क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है ये एक इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी ला रहा है, साथ साथ में ये थीटा यहां पर डायपोल के लेंथ को भी इंक्लूड कर रहा है, तो यही थीटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यही बड़ा ट्राइंगल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर आप इस वाले पार्ट को यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं, आप देख सकते हो, वरना आप बोल सकते थे ये भी तो थीटा है, ये भी तो थीटा है, बिल्कुल सही, बट मैं ये थीटा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये थीटा यहां पर जिस ट्राइंगल को एनक्लोज कर रहा है, या ये थीटा जिस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, उसी ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर सेपरेशन भी आ रहा है, और उसी ट्राइंगल में आपका यहां पर डायपोल लेंथ भी आ रहा है। अब अगर आप यहां पर देखोगे, ये वाला पार्ट जो होगा, आप साइन थीटा लिख दो, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर यहां पर ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2l है, तो मैं 2l लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है, इट इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। बस यही तो यूज करना है, क्योंकि आपको यहां पर परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन सब्स्टिट्यूट करना है, और उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया? 2l साइन थीटा। तो आप मल्टीप्लाई यहां पर कर दो 2l साइन थीटा। अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कंटिन्यू करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू q टाइम्स 2l मल्टीप्लाइड बाई e मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो अभी तक तो कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर पार्ट देख लो, आपका Q इंटू 2l चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ किसके बराबर होता है? डायपोल मोमेंट। डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट यही है, तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अच्छा, ये क्या आपको मिल रहा है? आपको तो टॉर्क मिल रहा है, अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे कि टॉर्क वेक्टर मॉड इट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब देखते जाओ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये आपका यहां पर टॉर्क वेक्टर का मॉड लिया, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ना, और मैं बोल रहा हूं इट इज नॉर्मल टू प्लेन, तो मैंने एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल टू प्लेन, लेट इट बी एन कैप, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू ये आपका P वेक्टर मॉड, ये आपका E वेक्टर मॉड, ये आपका साइन थीटा अपनी जगह पे, और यहां पर एन कैप आपके पास आ जाएगा।
अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप यहां पर टॉर्क लिखते हो ना, तो ये तो पूरा वेक्टर आ रहा है, यहां से भी पूरा वेक्टर आ रहा है। अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के स्टाइल में लिख सकते हो, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर देता है। तो यहां पर आपको एक पूरा वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर आपका टाउ वेक्टर होने वाला है। तो अब आप यहां पर इसको टाउ वेक्टर लिख सकते हो, बिल्कुल सही। बट यहां से अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ई क्रॉस पी लिखोगे कि पी क्रॉस ई लिखोगे? अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहीं पर बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो आप यहां पर चेक कर लो, आप याद करो, अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखता हूं, आपका ए वेक्टर यहां पर मूविंग वेक्टर होता है, पहला वेक्टर आपका मूविंग वेक्टर होता है और दूसरा वेक्टर आपका यहां पर फिक्स्ड वेक्टर होता है। तो ये तो अभी हमने पहले ही बात करी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज मत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है। हां, आपका डायपोल रोटेट करेगा, जब डायपोल रोटेट करेगा तो ये जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर है रोटेट करेगा ना, ये आपका यहां पर फिक्स मत है, ये मोशन में है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास यहां पे दो वेक्टर्स है, डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इन दो में से मूविंग वेक्टर कौन सा है? पी। इन दोनों में से फिक्स्ड वेक्टर कौन सा है? ई। तो पी क्रॉस ई लिखोगे कि ई क्रॉस पी लिखोगे? आप पी क्रॉस ई लिखोगे। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और ये आपका टॉर्क किस पे लग रहा है? ये आपके डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं पी क्रॉस ई, अब समझो, ये आपका यहां पर पी वेक्टर है, ये आपका यहां पर पी वेक्टर है, और अगर मैं यहां पर ई वेक्टर की बात करूं, ये आपका यहां पर ई वेक्टर है। अब जरा देख लो, आप यहां पर P ले रहे हो, P क्रॉस E। P क्रॉस E जब है, देख लो, ये वाला आपका P है, ये वाला वेक्टर आपका E वेक्टर है। अगर मैं P क्रॉस E कर रहा हूं, थंब अंदर जा रहा है प्लेन के अंदर, दैट मींस इस डायपोल पे जो नेट टॉर्क लग रहा है वो इनटू द प्लेन लग रहा है। तो यहां पर जो टॉर्क का डायरेक्शन आपका होने वाला है, इट विल बी इनटू द प्लेन। तो आपको ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा, ये आपका इनटू द प्लेन होने वाला है। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं फील्ड में, ये फोर्सेस इस डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाना चाहते हैं। ये जो फोर्स आगे लग रहा है, ये फोर्स पीछे लग रहा है, ये जब फोर्सेस लगते जाएंगे, आपका डाइपोल जो है वो कोशिश करेगा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यहां पर ये होगा, एक बार और आप देख लो, कि आपके पास जो टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी मैं बात कर रहा हूं, टेंडेंसी यहां पर पॉजिटिव चार्ज के आगे आने की है। एक बार देख लो, टेंडेंसी यहां पर, अगर ये मैं सेंटर मान रहा हूं, अगर यहां पर मैं इसको सेंटर मान रहा हूं, इस पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी है कि ये यहां की तरफ आना चाहता है। आराम से देखते जाओ। और सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आना चाहता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो पीछे जाना चाहता है। ये नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी है। अब समझो समझो, जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ है ना, उसी पाथ में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो, कर लो। थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। और एक तरीका, अच्छा जरा यहां पर देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं, एक बार देख लो, यहां पर अगर आप यहां पर इसी डायरेक्शन में, जो ट्रेजेक्ट्री आपकी नेगेटिव चार्ज की होने वाली है ना, इसी डायरेक्शन में आप यहां पर अपने फिंगर्स को कर्ल करो। देख लो मैं कर रहा हूं, थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो अगेन ये तरीका है डायरेक्शन निकालने का। यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप P क्रॉस E से भी निकाल सकते हो, या आप देख सकते हो कि ट्रेजेक्टरी, कि आपका यहां पर डायपोल का पाथ क्या होने वाला है, खुद से ये अलाइन होना चाहता है, आपका पॉजिटिव आगे जाना चाहता है, इसी ट्रेजेक्टरी के अलोंग अपने फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स को कर्ल करने पर आपको थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, दैट मीन्स यहां पर जो टॉर्क लगने वाला है इस डायपोल पे, इट विल बी इनटू द प्लेन। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने टॉर्क की बात की, आपने देखा कि डायपोल पे टॉर्क कैसे लग रहा है। तो डायपोल की टेंडेंसी है रोटेट करने की और अपने आप को अलाइन करने की इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, क्यों ये करना चाहता है अपने आप को अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? उसका आंसर आपको मिलेगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेंगे। हम देखेंगे कि जब एक डायपोल अलाइन करेगा ना अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी। अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो डायपोल आपका मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो यहां पर मैंने टॉर्क की बात तो की, टॉर्क का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, वो तो पी साइन थीटा के बराबर आ रहा है। चलो इसी के कुछ केसेस देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज आपके डायपोल पे लग रहा है, जब आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में लगाते हो, तो वो आपके पास आ जाता है पी साइन थीटा। मैं अगेन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, हो सके तो आप इसको पेन डाउन करो।
जब भी आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो तो डायपोल पे एक टॉर्क आ जाता है, और वो जो टॉर्क है वो डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करने की कोशिश करता है। तो दैट मींस अगर कोई भी आपसे पूछे कि डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो तो डायपोल पे क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि डायपोल पर एक टॉर्क आ जाता है और वो टॉर्क डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। दैट मींस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है जब भी आप एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो। अब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, आपका टॉर्क पी साइन थीटा के बराबर आ रहा है, तो यहां पर पहला केस 1 जो आपके पास आ जाएगा, अगर मैं थीटा यहां पर 0 डिग्री लूं, थीटा 0 डिग्री। अब जरा थीटा को पहले अंडरस्टैंड एक बार और करते हैं, जरा देख लो यहां पर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो आपके पास है दैट इज थीटा। तो थीटा है कौन सा एंगल, थीटा आपका एंगल होता है बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एक बार और मैं बोल रहा हूं, एक बार और सुन लो और अपनी जगह पे नोट कर लो। थीटा यहां पर जो आपका एंगल होता है इट इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डायपोल मोमेंट वेक्टर। और अगर ये एंगल आपका 0 के बराबर हो, अगर ये एंगल आपका 0 के बराबर हो, दैट मींस ये अभी आपका डायपोल मोमेंट है ना, आप इसको डायपोल मोमेंट आपके पास वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है, आप इसको 0 कर देना चाहते हो, तो दैट मींस आपको डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। दैट मींस यहां पर आपका जो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो आपका पी वेक्टर है ये आपका पैरेलल होने वाला है ई वेक्टर के साथ, ऐसे मैं बोल सकता हूं। अच्छा, ये पैरेलल क्यों मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो आपके इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो आप सेम जब रखोगे ना, तब आपका थीटा किसके बराबर होगा, तब आपका थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपका पी वेक्टर जो है इट इज पैरेलल टू ई वेक्टर। आपका जो पी वेक्टर है मैं इसको बोल सकता हूं इट इज कोलिनियर विद ई वेक्टर। आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। जरा यहां पर देखते हैं, आपको पहले ही पता है कि साइन 0 डिग्री जो आपके पास होता है वो 0 के बराबर होता है, तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा P इंटू ई इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब आपका डायपोल जो होगा, जब आपका डायपोल होगा या डायपोल मोमेंट जो होगा, जब वो कोलिनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका डायपोल आपने प्लेस करा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका डायपोल उस पर ना कोई नेट फोर्स होगा ना उस पर कोई नेट टॉर्क होगा, आपका डायपोल रेस्ट पे आ जाएगा। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो दैट मींस यहां पर टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस 2 में थीटा को मैं 90 डिग्री के बराबर ले रहा हूं। दैट मींस अब आप अपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस कर रहे हो। दैट मींस यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, देख लो इनकी डायग्राम्स भी देखते हैं। अगर ये आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आप डायपोल को कैसे प्लेस कर रहे हो, पहले केस में आप डायपोल को इस तरीके से प्लेस कर रहे हो, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, आप डायपोल को ऐसे प्लेस कर रहे हो। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ऐसे डायपोल पे कोई भी टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपका पहला केस था। और आप देख सकते हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर सेम है, दे आर कोलिनियर। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, इस दूसरे केस में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ले रहे हो वो यूनिफॉर्म ही ले रहे हो, बट यहां पर जो आप अपना डायपोल प्लेस कर रहे हो ना, वो डायपोल आप इस स्टाइल में प्लेस कर रहे हो, या आप ऐसे भी ले सकते हो। दोनों केसेस के लिए आपका यहां पर एंगल 90 ही होगा। हमेशा याद रखो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 से लेके 180 तक ही आ जाता है। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 270 नहीं होगा, वो तो बड़ा एंगल बन जाएगा ना, तो छोटा एंगल आपको लेना पड़ेगा। 270 नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे आपको 90 लेना पड़ेगा, वैसा कुछ। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अपनी जगह पे दिमाग में रखा करो। जब मैं 90 की बात कर रहा हूं तो डायपोल ऐसे भी हो सकता है, डायपोल ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका सिचुएशन बनता है जब आपका यहां पर मैं बोल सकता हूं कि P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। अच्छा, साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 आपके पास 1 के बराबर होता है, और ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जो आपको मैक्सिमम टॉर्क यहां पे मिलेगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू P इंटू ई। ये तो 0 आपको मिल गया।
तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। लास्ट आपका केस 3 होता है, जब आप थीटा को यहां पर 180 डिग्री के बराबर लेते हो। जरा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री को समझते हैं। अगेन ये आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, अगेन ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। बट अब आप अपने डायपोल को कैसे रखने वाले हो, आप इसको अलाइन करने वाले हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में। तो दैट मींस आपका जो यहां पर डायपोल होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका आने वाला है। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाला है। क्या ये यहां पर कोलिनियर है कि एंटी कोलिनियर है? ये एंटी कोलिनियर है यहां पे। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि आपका जो यहां पर पी वेक्टर है इट इज एंटी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू ई वेक्टर। जरा यहां एरोज का स्टाइल देखो, अपोजिट लिया मैंने। दिस रिप्रेजेंट्स एंटी पैरेलल और एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। तो आपके जब ये दोनों वेक्टर्स यहां पर एंटी कोलिनियर होंगे तो तब जाके इस स्टेट में डायपोल पर नेट टॉर्क कितना होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास यहां पर जो साइन 180 डिग्री होता है ये भी आपका 0 के बराबर होता है। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा PE इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो अगेन आप देख रहे हो कि यहां पर आपका टॉर्क जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जब आपके पास यहां पर आप 0 डिग्री एंगल पे रखते हो, जब आप यहां पर P वेक्टर को पैरेलल टू E वेक्टर लेते हो, तब आप देखते हो कि डायपोल पे कोई टॉर्क नहीं आता है। सिमिलरली जब आप डायपोल को इस स्टाइल में प्लेस करते हो, यहां पर भी आप देखते हो कि डायपोल पे कोई टॉर्क नहीं आ रहा है। अगर डायपोल पे कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, डायपोल पे नेट फोर्स 0 है, मैं बोल सकता हूं ना डायपोल इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब ये वाला जो स्टेट आपके पास होगा दिस विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर भी नेट फोर्स डायपोल पे 0 लग रहा है, नेट टॉर्क डायपोल पे 0 लग रहा है, अगेन दिस विल बी हियर इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने तो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की, अब दूसरा आ जाता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर डायपोल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? सिमिलरली अगर डायपोल यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप एक डायपोल को रोटेट करोगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, और जब आप एक डायपोल को रोटेट करते हो और जितना आप वहां पे काम करते हो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप पोटेंशियल एनर्जी को वहां समझोगे, पोटेंशियल एनर्जी समझने के बाद हम इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और उसी से हम वहां पे कंक्लूड करेंगे कि ये वाला अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये वाला अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो स्टेबल के अनस्टेबल। तो होपफुली अभी तक किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।